हेलो डियर फ्रेंड्स। अपन आज है ना बीए पाँचवें सेमेस्टर के जो अनिवार्य पेपर है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारे ये कुल टोटल 50 क्वेश्चनों की एक ओएमआर शीट आती है। हम इसमें पाठ्य पुस्तक में 5 यूनिटें हैं, हर एक यूनिट के हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम 250 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसी में से बैठने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम जो है ये इकाई फर्स्ट के जो है 50 क्वेश्चन करेंगे, हर एक यूनिट के 50-50 क्वेश्चन करेंगे। तो इकाई फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा, मूल्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य करियर में वृद्धि, जी बिल्कुल, और शारीरिक शक्ति बिल्कुल, सामाजिक शक्ति। लेकिन इन चारों में जो इम्पोर्टेंट है वो है सही समझ। मूल्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि अपन में सही समझ विकसित करना। छात्रों के लिए मूल्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो छात्रों को लिए सार्थक जीवन जीने के लिए मूल्य शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है। वैल्यू एजुकेशन मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात अपन को जो मूल्य शिक्षा दी जा रही है वह किस पर ध्यान केंद्रित करता है, वह आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। फिर इसके बाद में मूल्य शिक्षा में किस प्रकार के विकास पर जोर दिया जाता है। तो मूल्य विकास शिक्षा में समग्र विकास पर जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बालक का ओनली शारीरिक विकास हो गया और वह मानसिक विकास मतलब एकदम मस्तिष्क से बच्चों जैसी हरकतें करता है, या फिर उसका मानसिक विकास तो बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक एकदम दुबला पतला मरने जैसी हालत में है। इसलिए मूल्य शिक्षा में समग्र विकास पर ध्यान दिया गया, अर्थात वह उसका विकास पूरी तरह सभी ओर से होना चाहिए। आत्मान्वेषण से क्या तात्पर्य, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। आत्मान्वेषण यानी कि खुद को खोजना, अर्थात स्वयं को समझना। आत्मान्वेषण किसी व्यक्ति की मदद कैसे करता है। आत्मा जो अन्वेषण होता है वो व्यक्ति की आत्म स्पष्टता करता है, यानी कि जब आदमी खुद को खोजने लग जाता है तो वह खुद को स्पष्ट कर देता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म समझ का क्या परिणाम होता है। अगर हम खुद को समझ जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें जो चीज़ें हैं, जो मूल्यों के प्रति सही समझ विकसित हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया किसी व्यक्ति को अपने मूल्यों को जानने में मदद करती है। तो वो होती है स्वयं को जानने। स्वयं को जानने से ही अपन जो अपनी वैल्यूज है उनको सही ढंग से समझ सकते हैं। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या क्या है। तो बुनियादी मानवीय आवश्यकता है सुख और समृद्धि। जो व्यक्ति जो लास्ट में काम करता है वो सुख और समृद्धि के लिए ही करता है। कौन सी आकांक्षा आंतरिक शांति से संबंधित है। तो आंतरिक शांति समृद्धि से नहीं मिलती है, न संपत्ति और कब्जा से मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति जो होती है हमेशा जो खुशी से ही मिलती है। समृद्धि का मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है। समृद्धि का अर्थ होता है मुख्य रूप से पर्याप्त भौतिक वस्तुएं, कि वह अपन नहीं कहते कि समाज में कि वो इतना समृद्ध है, वो इतना समृद्ध है, अर्थात तो उसके उतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बंगला है। तो उसे ही समृद्धि का मुख्य रूप से पर्याप्त भौतिक वस्तुएं हैं। कौन सी आकांक्षा शारीरिक ज़रूरतों से जुड़ी होती है। तो वो होती है हमारी समृद्धि जो होती है शारीरिक ज़रूरतों से जुड़ी होती है, बल्कि जो शारीरिक ज़रूरतों से जो है अशांति, प्यार और खुशी नहीं जुड़ी होती है, समृद्धि जुड़ी होती है ओनली। और स्थायी खुशी की ओर क्या ले जाता है। स्थायी खुशी की ओर ले जाती है सही समझ। जो मुनि साधु आदु होते हैं वो उनको हमेशा सही समझ होती है और वो स्थायी खुशी की ओर चले जाते हैं। हम क्षणिक सुख के पीछे चलते हैं हमेशा। जीवन में भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता क्यों है। जीवन में भौतिक चीज़ों की आवश्यकता शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है। भौतिक वस्तुएं जैसे कि कुछ भी घर हो गया, आवास हो गया, गाड़ी हो गया, कहीं पे आना जाना है, तो इससे ही हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होगी। क्या होगा जब भौतिक सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। उससे क्या होती है पर्यावरणीय समस्याएं, अर्थात जैसे गाड़ी मोटरसाइकिलें ये बन गई अभी,
और इनसे क्या होता है कि आदमी पैदल नहीं चलता है तो उसके फिर बाद में ज़्यादा चलने पर घुटनों में दर्द, बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती है। भौतिक सुविधाओं के भौतिक सुविधाओं के जो उपयोग को किस कारक का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो भौतिक सुविधाएं बहुत अच्छी है, हमें बहुत मदद करती है, लेकिन उनके प्रति हमें सही समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल है तो उसका कैसे उपयोग करना है। वर्तमान में चल ऐसा रहा है कि अपन मोबाइल को नहीं चलाता, जबकि मोबाइल अपन को चलाता है। तो उनके प्रति हमें सही समझ विकसित होनी चाहिए। सही समझ से क्या तात्पर्य है? सही समझ से कि वास्तविकता को सही ढंग से समझना कि ये हम रीलें स्क्रॉल करने से कुछ मिलेगा, या फिर अपन को जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है उसका सही उपयोग करें। तो यही सही समझ अपने विकसित हो जाना चाहिए। सही समझ रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है? सही समझ से क्या भय पैदा होता है? गलत। नियंत्रण बढ़ाता है? सही समझ हाँ बिल्कुल ये भी सही है। और प्रभुत्व का कारण बनता है? तो ये तो नहीं है। और ये सही समझ रिश्तों को प्रभावित करती है, हमें चीज़ों के प्रति सद्भाव बनाती है। तो सबसे जो करेक्ट आंसर है इसमें सद्भाव बनाती है। कौन सा मूल्य मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है? तो वो होता है विश्वास। विश्वास जो होता है मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है, जबकि लालच, अहंकार और ईर्ष्या जो है मानवीय संबंधों को जल्दी से तोड़ देते हैं। कौन सी भावना रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो ईर्ष्या की भावना इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो जीवन में कभी भी सक्सेस होने नहीं देती है। स्वस्थ रिश्तों का आधार क्या है? स्वस्थ रिश्तों का आधार होता है हमेशा आपसी विश्वास। स्वस्थ रिश्तों होने पर हमें क्या है, एक दूसरे का आपस में विश्वास होना चाहिए। खुशी के लिए रिश्ते क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वे सद्भाव प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदान करते हैं, इसलिए वो आवश्यक है। मुख्य रूप से रिश्तों में संघर्ष का क्या कारण बनता है? तो वो होती है गलत उम्मीदें। हमें रिश्तों में क्यों बार बार टकराव हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं? वो गलत उम्मीदों के कारण हम एक दूसरे से गलत उम्मीदें लगा बैठते हैं। कौन सा मूल्य जो होता है संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करता है? तो वो होता है सही समझ। सही समझ जो होता है हमारे जो संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करता है। जीवन में प्राथमिकता का सही क्रम है। तो जीवन में सबसे पहले अपन को संबंधों को प्राथमिकता देनी है, फिर उसके बाद सुविधाओं को समझना है। जैसे कि मोबाइल है तो उसका सही उपयोग करना है, और आजकल के युवाओं को यही पता नहीं है कि इनका सही उपयोग कैसे करें। खुशी को बुनियादी आकांक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुशी हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि हर कोई स्वाभाविक रूप से इसकी इच्छा करता है कि उसे खुशी मिले, आवश्यकता मिले। क्योंकि खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, न तो धन है, न ये भौतिक सुविधाएं हैं। खुशी जो होता है इसे ही प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। ठीक है। मूल्य शिक्षा में किस प्रकार की खुशी को बढ़ावा दिया जाता है? तो मूल्य शिक्षा में हमेशा सतत खुशी, हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, इस प्रकार की खुशी को बढ़ावा दिया जाता है। कौन सा कारक टिकाऊ जीवन सुनिश्चित करता है? तो वो करता है संसाधनों का सही उपयोग ही हमारे टिकाऊ जीवन का सुनिश्चित करता है। इसलिए हमें जो ये मोबाइल फ़ोन है, जो ये डिजिटल दुनिया है, इसका सही उपयोग करना सीखना है। जीवन के सही निर्णय लेने में क्या मदद करता है? तो जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपन को उन चीज़ों के प्रति सही समझ विकसित होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा प्रकृति में सार्वभौमिक क्यों है? मूल्य शिक्षा की प्रकृति में सार्वभौमिक क्योंकि यह सभी मनुष्यों पर लागू होता है। इसलिए मूल्य शिक्षा किस प्रकार के शिक्षा का समर्थन करती है? तो मूल्य शिक्षा हमेशा जीवनोन्मुखी शिक्षा, अर्थात हमें जीवन में आदर्शों की ओर रुख कर देने वाली इस शिक्षा का समर्थन करती है। फिर इसके बाद कौन सा तत्व समाज में सद्भाव पैदा करता है? तो समाज में तत्व वो होता है मूल्य आधारित जीवन हमेशा समाज में जीवन
सद्भाव पैदा करता है। सही समझ के अभाव में क्या होता है? अगर व्यक्ति के पास सही समझ नहीं हो तो क्या होगा? उसे हमेशा भ्रम और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आत्मान्वेषण के एक सतत प्रक्रिया क्यों है? तो आत्मान्वेषण सतत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जीवन की स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमें स्वयं का आकलन भी हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए। सुख समृद्धि का क्या संतुलन है? सुख समृद्धि का क्या संतुलन है? तो वो होता है सही समझ। सुख और समृद्धि चाहिए तो हमें चीज़ों के प्रति सही समझ विकसित होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा क्या हतोत्साहित करती है? तो मूल्य शिक्षा जो होती है वो सहयोग को बढ़ाती है, सद्भाव को बढ़ाती है, सम्मान की भावना को बढ़ाती है। जो हमारा अंधा भौतिकवाद है उसको समाप्त करती है मूल्य शिक्षा। कौन सा गुण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करता है? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करता है आपसी सम्मान। एक दूसरे का सम्मान करने से शांतिपूर्ण अस्तित्व हमेशा बढ़ता रहता है। कौन सी सुविधाएं सीमित भौतिक सुविधाएं सीमित क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्थिरता के लिए, जैसे कि अगर भौतिक सुविधाएं नहीं होगा तो इंसान स्थिर नहीं होगा, अर्थात जैसे उसके घर बंगला गाड़ी खेत ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो स्थिर नहीं रहेगा, साधुओं के जैसे जंगल में विचरण करता फिरेगा। फिर इसके बाद मूल्य शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या है? मूल्य शिक्षा की सामाजिक भूमिका एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सद्भाव को बढ़ाना। मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन व्यक्तिगत जीवन में कैसे मदद करती है? तो यह हमेशा हमें स्पष्टता और शांति प्रदान करता है, अर्थात वैल्यू एजुकेशन से व्यक्तिगत जीवन में स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है। सार्वभौमिक मानव मूल्यों का मुख्य फोकस क्या है? तो सार्वभौमिक मूल्यों का मुख्य फोकस जो है मानव में सुख और सद्भाव की भावनाओं को बढ़ाना है। और जीवन में सही समझ क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो जीवन में सही समझ हमेशा सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है। आत्मसमझ एक व्यक्ति को क्या महसूस कराने में मदद करती है? तो आत्मसमझ जो होती है वो व्यक्तिगत इच्छाओं एवं मूल्य को महसूस करने में मदद करती है। कौन सा कारक मुख्य रूप से मानव जीवन में असंतुलन पैदा करता है? तो वो होता है हमारी गलत प्राथमिकता। हम जीवन में बहुत सारी बार क्या है कि गलत चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं, जिससे जीवन में असंतुलन पैदा होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन को हमने प्राथमिकता दे रखी, हर काम को मोबाइल के चक्कर में टाल देते हैं। मूल्य शिक्षा छात्रों को कैसे मदद करती है? तो मूल्य शिक्षा जो होती है छात्रों के नैतिक जीवन में विकास करके उनके मदद करती है, अर्थात मूल्य शिक्षा से उनके नैतिक जीवन में विकास होता है। मूल्य शिक्षा में किस तरह के संबंध को बढ़ावा दिया जाता है? तो मूल्य शिक्षा में हमेशा ट्रस्ट आधारित सहसंबंध को बढ़ावा दिया जाता है। और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए हमेशा आपसी सम्मान जो होता है ये आवश्यक होता है। इंसानों की आवश्यकताओं को साफ साफ क्यों समझा जाना चाहिए? कि जो मेरी आकांक्षा है उनको साफ साफ क्यों समझा जाना चाहिए? क्योंकि यह जो होता है भ्रम और संघर्ष से बचने के लिए इंसान की आशंकाओं को साफ साफ समझा जाना चाहिए। सुख समृद्धि के बीच संतुलन क्या सुनिश्चित करता है? सुख और समृद्धि के बीच जो संतुलन होता है वह चीज़ों के प्रति हमेशा सही समझ सुनिश्चित करता है। मूल्य शिक्षा समाज में कैसे योगदान देती है? तो मूल्य शिक्षा जो होती है वह एक दूसरे के सद्भाव को बढ़ाकर जो होती है समाज में योगदान करती है, अर्थात मूल्य शिक्षा से ही सामाजिक सद्भाव की भावना बढ़ती है। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 4 इकाई और बची है, उसके भी 50-50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इकाई 2 का पहला प्रश्न। मनुष्य में सद्भाव का क्या अर्थ होता है? मनुष्य में सद्भाव का अर्थ होता है शरीर और स्वयं के बीच में संतुलन स्थापित करना ही सद्भाव का अर्थ होता है। मनुष्य के किस भाग को मैं कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्वयं और चेतना को मैं कहा जाता है। बहुत बार बोलते हैं ना कि
मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, अर्थात स्वयं जो आत्मा को ही मैं कहा जाता है। जीवित रहने के लिए शरीर को मुख्य रूप से क्या चाहिए? तो जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से भौतिक सुविधाएं चाहिए, जैसे कि खाना पीना और आना जाना, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ठंड लग रही है तो आग जलाना, ये सारी भौतिक सुविधाएं होगी। रजाई ओढ़ना, ये सब भौतिक सुविधाएं होती है, तो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। कौन सी आवश्यकताएं स्वयं मैं की है? तो वो होती है खुशी। ये जो हैं सारी भोजन, आश्रय और कपड़े, ये भौतिक आवश्यकताएं हैं जो कि हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन खुशी जो होती है हमेशा स्वयं को होती है, आंतरिक भावना अर्थात आत्मा को खुश करती है। शरीर और स्वयं के बीच सामंजस्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह शांतिपूर्ण, अगर अपन को शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो शरीर और स्वयं के बीच सामंजस्य होना ही चाहिए। जैसे कि हमें पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन हमारी खुद के लिए वो हानिकारक होता है, या फिर बहुत बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो अपनी आत्मा है उनको संतुष्टि कभी भी अपन को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शरीर और स्वयं के बीच में सामंजस्य महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है जब शरीर और स्वयं सद्भाव में काम करते हैं? अगर शरीर और स्वयं दोनों सद्भाव में कार्य करेंगे तो हमेशा जीवन अपना संतुलित होता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता शरीर की है? तो वो होती है भोजन। ये जो होती है प्यार, सम्मान, ट्रस्ट, ये सब स्वयं की आवश्यकताएं हैं, जबकि भोजन जो होता है एक प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं की आवश्यकताएं हैं? तो स्वयं की आवश्यकता होती है सही समझ। इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसमें सी आएगा यहाँ पर, और ये सही समझ जो होता है वो स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक ज़रूरतों को स्वयं की ज़रूरतों से अलग करना क्यों आवश्यक होता है? तो ये भ्रम से बचने के लिए शारीरिक ज़रूरतों को आवश्यक होता है। भ्रम से बचने के लिए स्वयं की ज़रूरतों को अलग करना इसलिए आवश्यक होता है, भ्रम से बचने के लिए। स्वयं, शरीर और स्वयं की मिश्रित आवश्यकताओं का क्या परिणाम होता है? अगर शरीर और स्वयं की जो आवश्यकताएं उनको दोनों को मिक्स कर लेंगे तो उसका परिणाम हमेशा असंतुलन रहेगा। तो हमें मिश्रित आवश्यकताओं, इन दोनों की, शरीर की अलग आवश्यकता होती है, स्वयं की अलग होती है, तो इनको मिक्स नहीं करना है। कौन सा कारक मुख्य रूप से मानव जीवन में असंतुलन का कारण बनता है? तो वो होता है, इसमें भी आंसर थोड़ा सा यहाँ पे सी आएगा, ज़रूरतों का भ्रम। ये कारक जो होता है मानव जीवन में हमेशा असंतुलन का कारण बना रहता है। स्वनियमन से क्या तात्पर्य होता है? स्वनियमन से क्या तात्पर्य होता है? स्वनियमन अर्थात इच्छाओं और कार्यों को नियंत्रित करना ही स्वनियमन कहलाता है। स्वनियमन क्यों आवश्यक होता है? सद्भाव में रहने के लिए स्वनियमन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कौन सा गुण स्वनियमन में मदद करता है? तो वो होती है जागरूकता। अगर अपन को स्वनियमन मतलब कि खुद को डिसिप्लिन रखना है तो हमें उनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होती है, और जागरूक रहेंगे तो ये स्वनियमन में बहुत ही मदद करेगा। अनुशासन जो है किससे संबंधित है? अनुशासन हमेशा एक व्यवस्थित जीवन से संबंधित है। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारा जीवन भी व्यवस्थित रहेगा। अनुशासन किसी व्यक्ति की कैसे मदद करता है? अनुशासन से हमेशा जीवन में संतुलन बना रहता है। कौन सी क्रिया अनुशासन की कमी को दर्शाती है? तो वो आवेगी व्यवहार जो होता है वो अनुशासन की कमी को दर्शाती है। अर्थात किसी को बहुत जल्दी क्रोध आता है, बात बात पे चिढ़ जाता है, अर्थात उसमें जो होता है अनुशासन की कमी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्मनियमन को खुशी से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इससे इंद्रियों का नियंत्रण होता है, इसलिए आत्मनियमन को खुशी से जोड़ा जाता है। विचार, भावना और क्रिया के एकीकरण का क्या अर्थ है? तो विचार, भावना और क्रिया के एकीकरण का अर्थ है सोचने, महसूस करने और करके सीखने का संरेखण करना ही। ये हमेशा जो होता है
विचार, भावना और क्रिया के एकीकरण का अर्थ है। जीवन में एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन में आंतरिक सद्भाव के लिए एकीकरण महत्वपूर्ण होना चाहिए होता है। आंतरिक सद्भाव के लिए हमेशा एकीकरण होना चाहिए जीवन में। क्या होता है जब विचार और कार्य संरेखित नहीं होते, यानी कि अपन कार्य कोई और कर रहे हैं और विचार कोई आ रहा है, तो उससे क्या होता है, हमेशा आंतरिक द्वंद्व, कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। कौन सी स्थिति उचित एकीकरण दिखाती है? तो कौन सी स्थिति अर्थात अच्छा कहना और बुरा करना, ये बिल्कुल उचित एकीकरण को बिल्कुल नहीं दर्शाती है। और सही महसूस करना और सही अभिनय करना बिल्कुल, और सही सोचना और गलत करना ये तो ऐसे ही गलत हो गया, और बिना महसूस किए अभिनय करना ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा सही महसूस करना और सही अभिनय करना। एकीकरण व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? एकीकरण व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है? इससे हमेशा जीवन में संतुलन बना रहता है। तो एकीकरण से क्या होता है, अपना जो व्यक्तित्व है हमेशा संतुलित बना रहता है। सही कार्रवाई के लिए सबसे पहले कौन आता है? तो सही कार्रवाई के लिए अपने विचार आते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रति जो होते हैं विचार आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है, जीवन विचार सही क्यों होने चाहिए? ताकि सही कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विचारों का सही होना चाहिए। अगर विचार गलत होंगे तो वह सही कार्यों का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। जो स्वयं के भीतर सद्भाव की ओर ले जाता है उसे ही क्या कहते हैं? तो जो स्वयं के सद्भाव के भीतर ले जाता है उसे शरीर का संरक्षण करना ही कहते हैं। स्वयं और शरीर का संरक्षण करना ही कहते हैं। एकीकरण में भावना क्या भूमिका निभाती है? एकीकरण में भावना क्या भूमिका निभाती है? एकीकरण से विचार और कार्यों को जोड़ा जा सकता है। एकीकरण होगा तो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भी जोड़ा जा सकता है और विचारों को भी जोड़ा जा सकता है। एकीकृत जीवन के माध्यम से कौन सा गुण विकसित होता है? तो एकीकृत जीवन के माध्यम से हमेशा जो होता है संगति का गुण विकसित होता है। अगर हम एकीकृत जीवन जी रहे हैं तो उससे जो हमारी अच्छी संगति का गुण विकसित हो जाता है। स्वनियमन के बिना क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो उससे क्या होता है, हमेशा विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात गलत आदतों का विकास हो जाता है। शरीर को स्वयं का साधन क्यों कहा जाता है? ये शरीर जैसे कि हमारी किसी की मोटरसाइकिल होती है, गाड़ी होती है, ट्रैक्टर होता है, तो वो कहता है ना कि ये मेरा साधन है, मेरा साधन है। इसी प्रकार अपनी आत्मा का साधन जो है वो शरीर है। और इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर स्वयं के इरादों को व्यक्त करता है। अपनी जो आत्मा है, जो अपने अंदर की जो भावना है, उसको कौन व्यक्त करता है? जो हम सोचते हैं वो शरीर हमेशा व्यक्त करता है। कौन सा शरीर को सही ढंग से निर्देशित करता है? तो स्वयं जो होता है वो सही ढंग से जो है व्यक्त करता है। शारीरिक इच्छाओं को क्या नियंत्रित करना चाहिए? तो शारीरिक इच्छाओं को हमेशा सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि ये शारीरिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए इंसान को हमेशा सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। सद्भाव दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? सद्भाव दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो इससे स्पष्टता, शांति पैदा करता है। सद्भाव दैनिक जीवन जीने से स्पष्टता और शांति पैदा होती है। कौन सी स्थिति व्यक्ति में सद्भाव को दर्शाती है? कौन सी स्थिति व्यक्ति में सद्भाव को दर्शाती है? वो होती है संतुलित व्यवहार जो होती है दर्शाती है। अनुशासित जीवन जीने की और क्या कारण है? अनुशासन जीवन जीने से हमें विषयों के प्रति क्या होती है, सही समझ विकसित हो जाती है। डिसिप्लिन कि मुझे इस समय पे ये काम करना है तो करना है, चाहे मन कहो या मत कहो। भावनाओं को ठीक से क्यों समझा जाना चाहिए? यानी कि किसी की फीलिंग्स को ठीक तरह से क्यों समझा जाना चाहिए, ताकि सही कार्रवाई का मार्गदर्शन समझा जा सके।
कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। सामंजस्य के लिए कौन सा क्रम सही है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला है। सामंजस्य के लिए सबसे प्रति हमें जो विचार आता है, हमारी जो भावनाएं होती है, उनके आधार पर हमें सोच समझ के क्या करना है, एक्ट करना होता है। तो सबसे पहले विचार, फिर भावना, फिर क्रिया, ये होता है सही क्रम। आंतरिक विरोधाभास के क्या कारण हो सकते हैं? आंतरिक विरोधाभास से विचार और क्रिया का बेमेल होता रहता है। इसलिए आंतरिक विरोधाभास में क्या है कि विचार और क्रिया को हमेशा सेम सीक्वेंस में रखना है। कौन सा मूल्य मनुष्य में सद्भाव का समर्थन करता है? तो वो होती है प्रतियोगिता। वो हमेशा सद्भाव का क्या करती है? तो इसमें जो है दोस्तों, प्रतियोगिता मनुष्य में सद्भाव का समर्थन करती है। इसीलिए तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार और बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, ताकि वो इंसानों में होड़ बनी रहे कि मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छे काम करूं। इसलिए आंतरिक सद्भाव समाज को कैसे प्रभावित करता है? तो आंतरिक सद्भाव जो होता है वो शांति सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। आंतरिक सद्भाव हमेशा शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देता है। क्या होता है जब शरीर को स्वयं से अधिक महत्व दें, यानी कि अपनी जो शारीरिक जो है आवश्यकताएं, उनको स्वयं से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उससे सामाजिक के जुनून के बढ़ता है हमेशा। स्वयं को शरीर का मार्गदर्शन क्यों करना चाहिए? स्वयं को शरीर का मार्गदर्शन स्वयं में समझ विकसित करने के लिए करना चाहिए। इसलिए स्वयं को हमेशा धीरे धीरे शरीर को सही ढंग से सही टाइम को यूटिलाइज करना है। और आत्मानुशासन का क्या संकेत है? आत्मानुशासन का संकेत कौन सा होता है? तो वो होता है नियंत्रित क्रियाएं। नियंत्रित क्रियाएं जो होती है आत्मानुशासन का संकेत होती है। क्या चीज़ लगातार सद्भाव को बनाए रखने में मदद करती है? तो वो होती है हमारी आत्म जागरूकता, जो होती है लगातार सद्भाव को बनाए रखने में मदद करती है। कौन सी आवश्यकता शरीर और स्वयं के बीच सामंजस्य दिखाती है? तो वो होती है संतुष्टि। संतुष्टि जो होती है शरीर और स्वयं के बीच में सामंजस्य बनाए रखती है। अनुशासन बल आधारित क्यों नहीं होता है? जो डिसिप्लिन है वो बल आधारित क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो पहलवान है वो हमेशा डिसिप्लिन रहे? तो नहीं, ये वो बल आधारित इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह स्वयं की समझ से आती है। बहुत सारे दुबले पतले भी क्या होते हैं कि जो बलवान नहीं होते हैं वो भी डिसिप्लिन रह सकते हैं। एकीकृत जीवन का परिणाम क्या है? एकीकरण जीवन का परिणाम होता है कि शांतिपूर्ण जीवन जीना ही एकीकृत जीवन। अगर अपन जीवन को एकीकृत बना लेंगे तो शांतिपूर्ण जीवन बन जाएगा। कौन सा तत्व सोच को करने से जोड़ता है? तो इसमें जो होता है भावना जो होता है हमेशा सोच को करने से जोड़ता है। यानी कि सबसे पहले हम कोई आइडिया सोचते हैं, फिर उसको अपनी विजुलाइजेशन करके भावनाओं में बदल देते हैं और वो करने से जुड़ जाता है, फिर उस चीज़ को हम करने लग जाते हैं। तो ये सीक्वेंस भी होता है जो पूछा जाता है। शरीर और स्वयं के बीच संतुलन क्या सुनिश्चित करता है? तो अगर शरीर और स्वयं के बीच में संतुलन कब बनेगा? जब हमें चीज़ों के प्रति सही समझ विकसित होगी। सद्भाव व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद करता है? तो सद्भाव से हमेशा जो होता है सद्भाव जो होता है वो स्पष्टता और स्थिरता बनाता है। सद्भाव जो होता है स्पष्टता और स्थिरता बनाता है और ये हमारे व्यक्तित्व विकास में भी मदद करता है। फिर हमने इसके भी कर लिए इकाई सेकंड के भी 50 क्वेश्चन सोल्व, कुल टोटल 100 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब इकाई थर्ड पे आते हैं। ठीक है, मानवीय संबंधों की मूल इकाई क्या है? तो मानवीय संबंधों की जो मानवीय संबंध है उसकी मूल इकाई जो होती है वो परिवार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार को समाज की नींव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बुनियादी संबंध प्रदान करता है, इसलिए परिवार को समाज की नींव कहा जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारे परिवार एक जगह पे रहने लग जाएं तो वहाँ पे समाज बन जाता है। कौन सी संस्था सबसे पहले व्यक्ति को मूल्य सिखाता है? तो वो होता है परिवार जो होता है वो सबसे पहले व्यक्ति को
संस्कार सिखाता है, उसे जो ज्ञान प्रदान करता है वो है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्कूल को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा है। मानव जीवन में परिवार की क्या भूमिका है? तो मानव जीवन में जो है परिवार जो है रिश्तों में मूलभूत भूमिका निभाता है। कौन सा मूल्य जो होता है सभी मानवीय संबंधों का आधार है? तो वो होता है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास जो होता है वो मानवीय संबंधों का आधार है। ठीक है। अब इसके बाद रिश्तों में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या होता है कि विश्वास से हमेशा आत्मविश्वास और सद्भाव बना रहता है और समाज हमेशा उन्नति करता रहता है। रिश्तों में सम्मान का क्या अर्थ होता है? रिश्तों में एक दूसरे के सम्मान से क्या होता है, एक दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनमें गरिमा का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद मानव में कौन सा मूल्य जो होता है वो भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है? तो वो होता है स्नेह, जो होता है हमेशा भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। रिश्तों में देखभाल क्या दर्शाती है? रिश्तों में जो है एक दूसरे की देखभाल करना जो है दूसरों की भलाई की जिम्मेदारी को दर्शाता है। ठीक है। कौन सा मूल्य जो होता है वो दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है? तो विश्वास जो होता है अपना दीर्घकालिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। अब रिश्तों में मूल्य क्यों आवश्यक है? तो रिश्तों में जो मूल्य है वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह सद्भाव को बनाए रखता है, इसलिए वो मूल्य आवश्यक होता है। क्या होता है जब रिश्तों में विश्वास नहीं होता है? तो क्या होता है, हमेशा संघर्ष होता है, असुरक्षा बनी रहती है। इसलिए रिश्तों में विश्वास ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, संघर्ष और असुरक्षा की भावना मिट जाती है। कौन सा कारक आपसी संबंधों को बेहतर बनाता है? तो संचार जो होता है हमेशा आपसी संबंधों को बेहतर बनाता है। आपसी समझ से क्या तात्पर्य होता है? आपसी समझ से क्या तात्पर्य होता है? तो आपसी समझ से तात्पर्य होता है एक दूसरे को जानना और उनका सम्मान करना ही आपसी समझ का तात्पर्य होता है। ठीक है। पारिवारिक जीवन में संचार क्यों आवश्यक है? पारिवारिक जीवन में संचार जो होता है विचारों और भावनाओं को समग्र रूप से व्यक्त करने के लिए संचार आवश्यक होता है। अर्थात कोई फैमिली से बाहर रह रहा है अगर, तो उसे डेली अपने माता पिता से फ़ोन पे बातें कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। फिर उचित संचार रिश्तों में कैसे मदद करता है? उचित संचार से स्पष्टता और विश्वास हमेशा बना रहता है। इसलिए उचित संचार हमेशा रिश्तों में स्पष्टता और विश्वास को बनाए रखता है। किस प्रकार का संचार सद्भाव को बढ़ावा देता है? तो इसमें देखते हैं, क्या आक्रामक संचार को बढ़ावा देता है? नहीं। चुप रहना? नहीं। हावी देना? नहीं। खुला और सम्मानजनक जो होता है इस प्रकार का संचार करेंगे तो यह हमेशा सद्भाव को बढ़ावा देता है। खराब संचार का परिणाम क्या है? खराब संचार से हमेशा क्या होती है, गलतफहमी बनी रहती है। इसलिए संचार हमेशा सही होना चाहिए। कौन सा गुण पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है? तो आपसी समझ ही हमेशा पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं और विचार को समझने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि सामाजिक समरसता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक समरसता से क्या होता है, समरसता से संतुलित और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता है। मतलब सामाजिक समरसता से संतुलित और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होता है। कौन सा मूल्य समाज में निष्पक्ष सुनिश्चित करता है? तो जो होता है कौन सा मूल्य, तो न्याय जो होता है हमेशा वो क्या करता है कि समाज में निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। समाज में समानता का अर्थ क्या होता है?
समाज में समानता का सीधा सा अर्थ होता है सम्मान और व्यवहार करना, एक दूसरों का सम्मान करना और सभी को बढ़िया समान अवसर करना, समान सम्मान करना, यही समानता का अर्थ होता है। अर्थात जातिवाद समाज में अब ये जातिवाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जातिवाद से क्या होता है, अभी इसका मतलब कह सकते हैं कि समाज में समानता नहीं है। तो अगर जातिवाद हट जाए तो समाज में समानता आ जाती है। समाज में सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देता है, इसलिए इससे क्या होता है कि सबका विकास होता है, सबकी प्रगति होती है, इसलिए सहयोग जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा सामाजिक मूल्य संघर्षों को कम करने में मदद करता है? तो वो होता है न्याय। न्याय जो होता है सामाजिक मूल्य के संघर्षों को कम करने में मदद करता है। न्याय के बिना समाज में क्या होता है? तो न्याय के बिना समाज में हमेशा विकार और संघर्ष, एक दूसरे लड़ते झड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं होती है। तो न्याय के बिना समाज नहीं चल सकता है। कौन सा मूल्य जो होता है लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है? तो सहयोग जो होता है वो हमेशा लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। सामाजिक समरसता के लिए समानता क्यों आवश्यक है? सामाजिक समरसता के लिए समानता हमेशा भेदभाव को दूर करता है, इसलिए समाज में समानता आवश्यक है। इससे ही भेदभाव दूर होगा और धीरे धीरे ये परिवर्तन आता जा रहा है। अब तो सिर्फ कुछ गाँव में बच चुका है, बाकी धीरे धीरे वहाँ पे भी समाप्त हो जाएगा समय के साथ। पारिवारिक सद्भाव को सामाजिक सद्भाव से क्या जोड़ता है? यानी कि ये जो साझा मूल्य होता है, ये पारिवारिक सद्भाव को एक दूसरे में जो परिवार में गुण होते हैं वो सामाजिक सद्भाव से हमेशा जो अपने जो कि समाज में अपने क्या कर्तव्य है वही हमें सामाजिक सद्भाव से जोड़ता है। कौन सा अभ्यास सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है? तो एक दूसरों का सम्मान करना ही सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। और समाज को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो वो होती है मूलभूत भूमिका। समाज को आकार देने में परिवार की मूलभूत भूमिका होती है, यानी कि एक अच्छा परिवार ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। समाज में पारिवारिक मूल्यों का पालन क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे सद्भाव का निर्माण, अर्थात समाज में पारिवारिक मूल्यों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि सद्भाव का निर्माण करने के लिए हमें पारिवारिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। और सहयोग में क्या शामिल होता है? सहयोग में शामिल होता है सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम करना, अर्थात कोई गरीब है तो उसकी मदद करना और भूखे और गरीबों असहाय की हमेशा सहायता करना। कौन सा मूल्य रिश्तों में गरिमा बनाए रखने में मदद करता है? तो सम्मान जो होता है हमेशा रिश्तों में गरिमा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, पारिवारिक रिश्तों के टूटने का क्या कारण है? क्योंकि मूल्यों की कमी, अर्थात एक दूसरे का सम्मान न करना, विश्वास नहीं करना, उनसे सहयोग नहीं करना और उनसे संचार नहीं करना, यही पारिवारिक रिश्तों के टूटने का कारण है। ठीक है, तो इन मूल्यों की कमी होने का, ये चारों ही सही है लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मूल्यों की कमी होना। ठीक है, सामाजिक स्तर पर न्याय का अभ्यास क्यों किया जाना चाहिए? सामाजिक स्तर पर इसका न्याय का अभ्यास सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्याय का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, कौन सा मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को संतुलित करता है? तो समानता जो होता है हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को संतुलित करता है। समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर क्या जाता है? तो समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर जो है सद्भाव और सहयोग जाता है, इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करने के लिए हमें सद्भाव और सहयोग की भावना रखनी है। परिवार में रिश्तों में स्नेह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भावनात्मक बंधनों से मुक्त करता है, इसलिए हमें स्नेह आवश्यक है। अगर भावनात्मक रूप से बंधनों को मजबूत करना है तो हमें एक दूसरों से हमेशा स्नेह की भावना रखनी है। कौन सा अभ्यास लोगों के बीच समझ को बेहतर बनाता है? तो वो होता है खुला संचार।
खुला संचार जो होता है हमेशा समझ को बेहतर बनाता है, अर्थात जो भी बात हो वो खुल के कहनी चाहिए। क्या होता है जब समाज में समानता की अनदेखी की जाती है तो भेदभाव होता है। अगर समानता की अनदेखी की जाती है तो भेदभाव, ये जातिवाद इसका ही एक भाग है। अर्थात कोई भी दो व्यक्ति है, एक ऊंची जाति का एक नीची जाति का, तो उसमें उस समाज में मतलब समानता नहीं है। तो इससे अनदेखी करने से क्या है, भेदभाव की भावना बढ़ती है। रिश्तों में देखभाल क्यों ज़रूरी है? रिश्तों में देखभाल एक दूसरों की भलाई का समर्थन करने के लिए ज़रूरी है। परिवार और समाज के लिए कौन सा तत्व सम्मान है? तो वो होता है मान सम्मान। तो ये जो होता है, इसमें जो मान होता है ये तत्व समान होता है। ठीक है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास क्या मजबूत करता है? तो यह जो होता है एक ईमानदार जो संचार होता है वो सदस्यों के बीच में विश्वास को मजबूत करता है। समाज को सहयोग को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? समाज में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा, ताकि सामूहिक प्रगति हो सके, इसलिए सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कौन सा मूल्य जो होता है लोगों के बीच मतभेदों को स्वीकार करने के में मदद करता है? तो वो होता है सम्मान। एक दूसरों को सम्मान करने से मतभेदों को स्वीकार करने में मदद करता है। ठीक है। अब समाज में संचार की क्या भूमिका होती है? तो समाज में जो होता है संचार की भूमिका, यह समाज बनाता है। तो यह समझ एक दूसरे के प्रति समझ को विकसित करता है, इसलिए हमें समाज में संचार करना चाहिए। ठीक है। और सामाजिक समरसता के लिए पारिवारिक सद्भाव क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह से परिवार ही समाज बनाते हैं, इसलिए हमें सामाजिक समरसता के लिए सबसे पहले परिवार का सद्भाव आवश्यक होता है। कौन सा सामाजिक मूल्य साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है? वो होता है सहयोग। सहयोग जो होता है हमेशा सामाजिक मूल्य साझा की जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। परिवार में सद्भाव समाज को कैसे प्रभावित करता है? यानी कि परिवार जो है वह सद्भाव को, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है, इसलिए सद्भाव जो होता है वो समाज को शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है, इस प्रकार ये प्रभावित करता है। अब इस हम चौथी इकाई के भी 50 क्वेश्चन को कर लेंगे। अब बस एक इकाई और बची है इसके बाद में, तो बने रहिए एंड तक। ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति में सद्भाव का क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक तत्वों के बीच जो है संतुलन स्थापित करना ही सद्भाव का तात्पर्य है। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व क्यों आवश्यक है? प्रकृति के साथ सह अस्तित्व क्यों आवश्यक है? जीवन में अस्तित्व के लिए हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व करना ही चाहिए। कौन सा शब्द मनुष्य और प्रकृति के बीच आपसी निर्भरता की व्याख्या करता है? तो वो होती है अन्योन्य श्रोता जो होते हैं वो हमेशा मनुष्य और प्रकृति के बीच आपसी निर्भरता की व्याख्या करता है। प्रकृति में अन्योन्य श्रोता का क्या अर्थ होता है? तो प्रकृति में अन्योन्य श्रोता का अर्थ है कि सभी जो जीवन के प्राणियों की पारस्परिक निर्भरता को कम करना ही अन्योन्य श्रेयता है। ठीक है। कौन सा उदाहरण जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का सबसे अच्छा दर्शाता है? तो वो होता है वनों का संरक्षण करना, अर्थात हम वनों का संरक्षण कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रकृति के साथ सह अस्तित्व सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद मनुष्य को प्रकृति के साथ सद्भाव में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि प्रकृति जो होती है वो सभी के जीवन का समर्थन करती है, इसलिए हमें प्रकृति के साथ सद्भाव रखना आवश्यक होता है। प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम क्या है? तो वो है प्रकृति का एक निश्चित सिद्धांत होता है जो मानवों ने बना रखा है, वही प्राकृतिक नियम है। ठीक है। प्राकृतिक जीवन का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक जीवन का उदाहरण है जल चक्र। अर्थात हम देखते हैं ना बहुत सारे कि ये पानी है, वहाँ से वाष्प बन के पानी उड़ा और फिर यहाँ पे एक बादल बन गया, फिर ये हवा के झोंके से उड़ के यहाँ पे आ गया
और यहाँ पे धीरे धीरे तापमान की वजह से गिर गया, फिर ये बह के सागर में चल गया और सागर से फिर बन गए। तो ये जल चक्र है, ये प्राकृतिक नियम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक नियमों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह स्थायी रूप से जीवन जीने के लिए, अब प्राकृतिक नियमों को हमें पता है कि अब बारिश होने वाली है तो पहले उसके लिए तैयार रहें। हमें पता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पे नहीं रहना है। तो स्थायी रूप से जीने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना ज़रूरी होता है। क्या होता है जब प्राकृतिक नियमों की अनदेखी की जाती है? जब हम प्राकृतिक नियमों को अनदेखी करते हैं, अर्थात जैसे पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है। पर्यावरण में क्या शामिल होता है? तो पर्यावरण में केवल वायु, केवल पानी, केवल भूमि नहीं, सभी प्राकृतिक परिवेश जो आते हैं वो पर्यावरण में शामिल होते हैं। जैसे कि जीवमंडल पढ़ते हैं ना अपन, जल, भूमि, वायु और बहुत सारे जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं सब पर्यावरण में शामिल किए जाते हैं। और पर अस्तित्व के लिए पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है? अस्तित्व के लिए पर्यावरण, क्योंकि यह जो होता है पर्यावरण हमारे जीवन का समर्थन करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कौन सी गतिविधि पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? तो प्रदूषण जो होता है वो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रकृति में संतुलन से क्या तात्पर्य है? प्रकृति में संतुलन से तात्पर्य है पारिस्थितिकी तंत्र का उचित कामकाज करना ही प्रकृति में संतुलन का तात्पर्य है। कौन सा कारक प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो प्राकृतिक चक्र जो होता है हमारी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा है। जैसे कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो कोरोना वायरस उत्पन्न हो गया। हमने क्या है कि वो पता नहीं कौन सा एक बांध है जिससे पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ी सी कम होगी। मतलब ये प्राकृतिक अपने आप ही संतुलन कर लेती है। मतलब एक ऐसा समय आएगा जो पूरा उलट पुलट, जैसे कि पहले डायनासोर थे और बाहर से बहुत एस्ट्रॉयड कोई आया और उससे पूरी पृथ्वी जल के राख हो गई और ईंधन का निर्माण हो गया। ऐसे ही एक ऐसा टाइम भी आएगा कि मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। खैर बाहर की बातें नहीं करते हैं, ओनली क्वेश्चन की। ठीक है, प्रकृति में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? प्रकृति में दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए संतुलन आवश्यक होता है। स्थिरता क्या है? एक क्वेश्चन रह गया। स्थिरता क्या है? स्थिरता जो होती है वो तेज़ी से औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती है। क्यों क्वेश्चन छूटा हुआ तो नहीं है? नहीं, स्थिति जो स्थिरता से क्या होता है, भविष्य की ज़रूरतों के लिए सावधानीपूर्वक उपयोग करना ही स्थिरता आवश्यक होती है। तो स्थिरता भविष्य की ज़रूरतों के लिए सावधानीपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, फिर कौन सा अभ्यास स्थिरता का समर्थन करता है? तो होता है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना ही ये हमारी स्थिरता का समर्थन करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए? ताकि वह भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग कर सके और वो भी रिसोर्स को देख सके, उनका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जैसे हीरा, सोना, चांदी पाया जाता है तो एक ही बार में सारे निकाल लें, उनको आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। अस्थिर विकास का क्या परिणाम होता है? अस्थिर विकास का परिणाम होता है वो होता है पर्यावरणीय शरण, यानी कि पर्यावरण का शरण कर रहे हैं मतलब बार बार पर्यावरण को हम नष्ट करते जा रहे हैं। वो अस्थिर विकास तो हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे काट रहे हैं, विकास हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, कोयले का खनन कर रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन वो अस्थिर, क्योंकि फिर से हमें इन पर्यावरणीय तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी मानवीय गतिविधि पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ती है? तो वो होती है प्रदूषण। प्रदूषण जो होती है मानवीय, वो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रही है अभी वर्तमान में। पारिस्थितिक सद्भाव क्या है? पारिस्थितिक सद्भाव जो होता है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करता है, इसलिए हमें पारिस्थितिक सद्भाव जो है रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही मनुष्य और पर्यावरण के बीच में कनेक्शन बना रहेगा।
इसलिए किताबों में भी आजकल पर्यावरण सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है। पारिस्थितिक सद्भाव के लिए मनुष्य क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि जो मनुष्य की हमेशा है ना प्रकृति पे निर्भर है। इसलिए जैसे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और मनुष्य ऑक्सीजन से जीता है, इसलिए प्रकृति पे मनुष्य निर्भर है। कौन सी कार्रवाई प्रकृति के प्रति मानवीय जिम्मेदारी को दर्शाती है? तो वो होती है संसाधनों का शरण करना ही मानवीय जिम्मेदारी को दर्शाती है। यानी कि संसाधनों को हम बचाना ही यही हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाए रख सकता है? वो क्या है कि प्राकृतिक सीमाओं का सम्मान करके, प्राकृतिक जो सीमाएं कि उसका कितना दोहन करना है उसका सम्मान करके ही मनुष्य सामंजस्य बनाए रख सकता है। कौन सा सिद्धांत प्रकृति में सहअस्तित्व का समर्थन करता है? तो होता है सहयोग, अर्थात एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखना ही सहअस्तित्ववाद का समर्थन करता है। क्या होता है जब पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ जाता है? जब पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी, कोरोना आ जाएगा। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन को नहीं बिगाड़ना है। वो जो नियम है हम दो हमारे दो, वो वाला सिस्टम चालू रखना। अर्थात कौन सा मूल्य पर्यावरण संरक्षण की रक्षा करने में मदद करता है? तो वो होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से पर्यावरण की रक्षा पूरी होती है। जैसे कि हम सबकी जिम्मेदारी है पेड़ पौधों को बोना, उगाना, न कि काटना। तो ये पर्यावरण की रक्षा करने में हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करें तो पर्यावरण रक्षा होगी। प्रदूषण को अस्तित्व के लिए हानिकारक क्यों है? प्रदूषण से क्या होता है कि ये जीवन प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी जो वर्तमान जीवन प्रणाली है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य को प्रकृति से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है अन्योन्याश्रयता। अन्योन्याश्रयता, एक दूसरे पे निर्भर रहना ही मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। मनुष्य प्रकृति के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है। कौन सा अभ्यास जो है पर्यावरणीय क्षति को कम करता है? तो सतत जीवन जो होता है वो हमेशा पर्यावरणीय क्षति को कम करता है। फिर जैव विविधता की रक्षा क्यों की जानी चाहिए? जैव विविधता की रक्षा हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। प्रकृति में मनुष्य की क्या भूमिका है? प्रकृति में मनुष्य की एक जिम्मेदार प्रतिभागी के रूप में भूमिका है, अर्थात वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पेड़ पौधों को लगातार काट रहा है, प्रकृति की चीज़ों का अति दोहन कर रहा है और प्रकृति का नष्ट कर रहा है, तो उसे एक दिन मानव अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। कौन सी अवधारणा दीर्घकालिक पर्यावरण देखभाल पर जोर देती है? तो वो होती है स्थिरता। स्थिरता जो होती है वो दीर्घकालिक पर्यावरण देखभाल पर जोर देती है। अति दोहन खतरनाक क्यों है? अति दोहन क्योंकि यह संसाधनों को कम करता है। हम चीज़ों का अति दोहन करेंगे, अगर हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा दोहन करेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे और फिर हमें भविष्य में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति में स्थिरता क्या सुनिश्चित करती है? तो प्रकृति में स्थिरता जो होती है प्राकृतिक संतुलन सुनिश्चित करती है। कौन सा तत्व मानवीय दृष्टिकोण पारिस्थितिक सद्भाव का समर्थन करती है? तो जो जिम्मेदारी होती है वो मानवीय दृष्टिकोण पारिस्थितिक सद्भाव का समर्थन करती है। और प्राकृतिक नियमों का सम्मान करने का क्या परिणाम है? तो वो है पर्यावरणीय सद्भाव। प्राकृतिक नियमों का सम्मान करने से इसका परिणाम क्या होता है? पर्यावरणीय यानी कि हमें बहुत सारे प्रकृति के फायदे देखने को मिलेंगे। विकास में आने वाली पीढ़ियों पर विचार क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जो है स्थिरता के लिए अगर हमें लगातार धीरे धीरे कंसिस्टेंटली डेवलप होता रहना है तो हमें क्या है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर विचार करना चाहिए कि उनको कैसे गुण देने हैं, उनके लिए क्या क्या एलिमेंट रखने हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। कौन सी क्रिया प्रकृति में सद्भाव को बढ़ाती है? तो वो है वनीकरण। हम क्या है कि वनों को धीरे धीरे अगर
बढ़ाते जाएंगे तो प्रकृति के साथ हमारा सद्भाव बना रहेगा और बढ़ता जाएगा। क्या होता है जब मनुष्य प्रकृति के प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार करता है तो पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही कोरोना या फिर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, बहुत सारी पर्यावरणीय संकट को सामना करना पड़ता है। सतत अस्तित्व के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सतत अस्तित्व के लिए हमें जीवन में संतुलन आवश्यक है, उसे सतत विकास होता रहेगा। प्रकृति को स्वनियमन प्रणाली क्यों कहा जाता है? क्यों प्रकृति को स्वनियमन प्रणाली? क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों का पालन करती है, इसलिए प्रकृति को स्वनियमन प्रणाली, जैसे कि जनसंख्या कंट्रोल, कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा ये हो गया तो बाढ़, सूखा, इसलिए प्रकृति स्वयं को अपने आप को व्यवस्थित करती रहती है। कहीं पे पहाड़, कहीं पे ज्वालामुखी आ जाती है, अंदर के तत्व बाहर निकलना, जैसे मैग्मा के रूप में धातु, खनिज, इसलिए यह समय समय पर स्वयं को बदलती रहती है। और कौन सा अभ्यास जो होता है प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है? तो वो होता है संरक्षण। जो होता है हम जो है प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का संरक्षण करें, उनको बचाएं, उनका सही उपयोग करें, इसे प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों दीर्घकालिक पारिस्थितिक सद्भाव क्या सुनिश्चित करता है? तो वो करता है संसाधनों का सतत उपयोग जो होता है यह सुनिश्चित करता है। मनुष्य को प्रकृति के लिए जिम्मेदार क्यों महसूस करना चाहिए? कि मनुष्य प्रकृति के लिए जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि जो प्रकृति है वो मनुष्य हमेशा प्रकृति पे निर्भर है, तो प्रकृति के संरक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है। कौन सा मूल्य मनुष्य को प्रकृति से नैतिक रूप से जोड़ता है? तो वो होता है जिम्मेदारी, नैतिक रूप से प्रकृति से जोड़ता है। बाकी लालच, शक्ति, प्रतियोगिता ये सभी नहीं जोड़ते हैं। फिर उसके बाद में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का क्या परिणाम होता है? तो होता है सतत अस्तित्व जो होता है सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का परिणाम हो सकता है। अस्तित्व के लिए स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है, इसलिए अस्तित्व के लिए स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता से जीवन में हमेशा निरंतरता सुनिश्चित होती है। प्रकृति में सद्भाव मानव जीवन समर्थन कैसे करता है? तो वो होता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो हमारी तीसरी इकाई के भी क्वेश्चन, अब चौथी इकाई के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लास्ट 50 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके साथ ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, मूल्यों की स्वाभाविक स्वीकृति से क्या तात्पर्य है? मूल्यों की स्वाभाविक स्वीकृति से तात्पर्य है आंतरिक समझ से स्वीकृति करना ही मूल्यों की स्वाभाविक स्वीकृति है। मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? कि मानवीय मूल्य सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि वे सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए इनको सार्वभौमिक कहा जाता है। कौन सा मूल्य जो होता है स्वाभाविक रूप से सभी के लिए स्वीकार्य है? तो वो है विश्वास। एक सभी पर विश्वास जो होता है स्वाभाविक रूप से आवश्यक होता है। प्राकृतिक स्वीकृति से हमें क्या पहचानने में मदद मिलती है? प्राकृतिक स्वीकृति से हमें सही और गलत निर्णय लेने में मदद मिलती है। नैतिक मानव आचरण का आधार कौन सा गुण है? नैतिक मानव आचरण का आधार गुण होता है ईमानदारी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मानव जीवन में ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जीवन में ईमानदारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यह विश्वास को बनाता है। इसके बाद ईमानदारी का क्या मतलब होता है? ईमानदारी का मतलब होता है मूल्यों के साथ लगातार कार्य करना ही ईमानदारी का अर्थ होता है। अपने जो जिम्मेदारियां हैं, सहयोग, विश्वास, इन सब की पालना करना ही ईमानदारी। कौन सा मूल्य दूसरों की पीड़ा के चिंता को दर्शाता है? कौन सा मूल्य जो है दूसरों की पीड़ा के लिए चिंता को दर्शाता है?
वो होता है करुणा। करुणा जो होता है दूसरों की पीड़ा के लिए दर्शाता है। समाज में करुणा क्यों आवश्यक है? समाज में करुणा मानवीय संबंध को बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो नैतिक मानव आचरण किस पर आधारित होता है? तो नैतिक मानव आचरण जो होता है मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकृति पर आधारित होता है। कौन सी क्रिया नैतिक व्यवहार को दर्शाती है? तो ये पर्यवेक्षण के बिना भी ईमानदारी से कार्य करना ही यह नैतिक व्यवहार को दर्शाती है। पेशेवर जीवन में नैतिकता को क्यों लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि विश्वास और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर जीवन में भी नैतिकता को लागू किया जाना चाहिए। क्या होता है जब पेशे में नैतिकता की अनदेखी की जाती है? जब पेशे में नैतिकता की अनदेखी की जाती है तो भ्रष्टाचार और संघर्ष में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार और संघर्ष बढ़ता जाता है अगर उसमें नैतिकता नहीं हो। कौन सी गुणवत्ता पेशेवर अखंडता को मजबूत करती है? तो ईमानदारी जो होती है वो पेशेवर अखंडता को और ज़्यादा मजबूत करती है। और इसके बाद आता है पेशेवर नैतिकता का क्या मार्गदर्शन करती है? पेशेवर नैतिकता क्या मार्गदर्शन करती है? कार्यस्थल पर व्यवहार, अर्थात पेशेवर नैतिकता से कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना उसका मार्गदर्शन करती है पेशेवर नैतिकता। सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक जीवन में जनता को विश्वास बनाने के लिए सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार जो है वो आवश्यक है। कौन सा मूल्य पेशेवर निर्णयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो होता है न्याय जो होता है वो पेशेवर मूल्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मूल्य आधारित जीवन का क्या अर्थ है? मूल्य आधारित जीवन का अर्थ है नैतिक मूल्यों के अनुसार जीना ही मूल्य आधारित जीवन का अर्थ है। अर्थात ईमानदारी के साथ जीना, न्याय के साथ जीना, सामाजिक छवि। आंसर तो ठीक है सारे, लेकिन इसमें सबसे करेक्ट वाला आंसर है नैतिक मूल्यों के लिए जीना। ठीक है। और मूल्य आधारित जीवन में परिवर्तन क्यों आवश्यक है? मूल्य आधारित जीवन में सद्भाव और प्रकृति विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें मूल्य आधारित जीवन में परिवर्तन करना चाहिए सद्भाव और विश्वास को प्राप्त करने के लिए। कौन सा कारक जो है आंतरिक रूप से नैतिक व्यवहार को प्रेरित करता है? तो वो है आत्मसमझ। अगर हमें खुद की समझ हो गई तो वह आंतरिक रूप से नैतिक व्यवहार को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पेशेवर सफलता में मूल्य क्या भूमिका निभाते हैं? पेशेवर सफलता में मूल्य जो है दीर्घकालिक विश्वसनीयता का निर्माण करे, अर्थात दीर्घकालिक विश्वसनीयता का निर्माण करे उसे ही पेशेवर सफलता कहा जाता है। कौन सा गुण नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है? तो वो होता है अखंडता। अखंडता जो होता है नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। पेशेवर नैतिकता में पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए और क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब तो पेशेवर नैतिकता में अर्थात जो ये भी नेता वेता पॉलिटिक्स जो राजनीति है उसमें पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? अगर उसमें जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही विश्वास बनता जाता है। नैतिक आचरण से क्या होता है? नैतिक आचरण से दीर्घकालिक नुकसान के साथ अल्पकालिक लाभ भी होता है। अगर हम किसी के साथ अनैतिक आचरण करेंगे तो अल्पकालिक लाभ तो होगा लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होगा। कौन सा मूल्य पेशेवरों को जिम्मेदारी से कार्य करने में मदद करता है? तो वो होता है अखंडता। अखंडता मूल्य पेशेवरों को जिम्मेदारी से कार्य करने में मदद करता है। नैतिकता को निर्णय लेने का मार्गदर्शन क्यों करना चाहिए? नैतिकता को निर्णय लेने का मार्गदर्शन निष्पक्षता और जिम्मेदारी इनको सुनिश्चित करना ही, इसलिए नैतिकता को निर्णय लेने का मार्गदर्शन जो है निष्पक्षता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। नैतिक नेतृत्व को क्या दर्शाता है? नैतिक नेतृत्व जो है ईमानदार और जिम्मेदार कार्रवाई को दर्शाता है। नैतिक नेतृत्व जो है ईमानदार और जिम्मेदार कार्रवाई के लिए
मानव कौन सा रवैया जो होता है नैतिक सार्वजनिक सेवा का समर्थन करता है? तो वो होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जो होती है वो नैतिक सार्वजनिक सेवा का समर्थन करती है। पेशेवर जीवन में करुणा क्यों महत्वपूर्ण है? पेशेवर जीवन में यह मानवीय निर्णयों का समर्थन करता है, इसलिए जीवन में करुणा की आवश्यकता होती है। ठीक है। मनुष्य आधारित जीवन क्या बढ़ावा देता है? मूल्य आधारित जीवन क्या बढ़ावा देता है? तो सद्भाव और विश्वास जो है वो बढ़ावा देता है। कौन सा कारक जो है वो अनैतिक दबाव का विरोध करने में मदद करता है? तो अनैतिक दबाव का विरोध करने में आत्मानुशासन और मूल्य जो है ये दोनों अनैतिक दबाव का विरोध करने में मदद करता है। पेशेवरों के लिए ईमानदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह कार्यों में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, इसलिए पेशेवरों के लिए ईमानदारी आवश्यक होती है। क्या होता है जब मूल्य पेशेवर जीवन का समर्थन करते हैं? जब मूल्य पेशेवर जीवन का मार्गदर्शन करते हैं तो दीर्घकालिक विश्वास विकसित हो जाता है। फिर कौन सा मूल्य जो है भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करता है? तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? लालच, पावर और प्रतियोगिता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, लेकिन ईमानदारी जो होती है वो भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करती है। लोक सेवकों को नैतिकता का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्यों करना चाहिए लोक सेवकों को नैतिकता का सख्ती से पालन? जिससे लोक कल्याण सुनिश्चित हो सके। नैतिकता को व्यावसायिकता से क्या जोड़ा जाता है? नैतिकता को व्यावसायिकता से क्या क्यों जोड़ा जाता है? तो यह जिम्मेदारी और विश्वास, इन दोनों को जो है नैतिकता को व्यावसायिकता से जोड़ा जाता है। कौन सा व्यवहार जो है नैतिक परिपक्वता को दर्शाता है? तो वो है कार्यों की जिम्मेदारी लेना ही नैतिक परिपक्वता को दर्शाता है। मूल्य आधारित जीवन टिकाऊ क्यों है? तो मूल्य आधारित जीवन यह दीर्घकालिक सद्भाव का समर्थन करती है। अगर हम मूल्य आधारित जीवन जीते हैं तो यह दीर्घकालिक सद्भाव का समर्थन करती है। कौन सा मूल्य पेशेवरों को समाज की बेहतर सेवा करने में मदद करता है? तो वो होती है करुणा। करुणा जो होती है सामाजिक पेशेवरी के मूल्यों को मदद करता है। पेशेवर नैतिकता का उद्देश्य क्या है? पेशेवर नैतिकता का उद्देश्य नैतिक और जिम्मेदारी भरा आचरण करना ही पेशेवरी और नैतिकता का आवश्यकता होती। तो दोस्तों लास्ट 10 प्रश्न और बचे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भविष्य में आपकी कोटा यूनिवर्सिटी संबंधित ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। सामाजिक विश्वास के लिए नैतिकता आचरण को क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जो है संसाधनों में विश्वास पैदा करता है, इसलिए समाज में विश्वास के लिए नैतिक आचरण होना जरूरी है, क्योंकि यह विश्वास को पैदा करता है। कौन सा गुण व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को नैतिक रूप से संतुलित करने में मदद करता है? तो वो होता है अखंडता। अखंडता जो होता है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को नैतिक रूप से संतुलित करने में मदद करता है। नैतिक मानकों में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो नैतिक मानकों में गिरावट का मुख्य कारण है लालच और स्वार्थ। इसीलिए नैतिक मानक में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही, क्योंकि लालच और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। मूल्यों को सार्वजनिक नीतियों का मार्गदर्शन क्यों करना चाहिए? तो वो होती है न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना। कौन सा मूल्य जो है समाज में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है? तो वो होता है न्याय। न्याय जो होता है समाज में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। क्या होता है जब पेशेवर नैतिक रूप से कार्य करते हैं? जो पेशेवर नैतिक रूप से कार्य करते हैं उससे विश्वास और सम्मान बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट 4 क्वेश्चन और बच गए दोस्तों। छात्रों के लिए नैतिक जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि छात्रों में जिम्मेदार भविष्य के नागरिकों का निर्माण होता है, इसलिए हमें उनमें नैतिक जागरूकता जरूर आवश्यक होती है। कौन सा दृष्टिकोण जीवन में मूल्य आधारित संक्रमण का समर्थन करता है? तो वो होता है आत्म प्रतिबिंब और अभ्यास जो है
वो दृष्टि अपना जीवन का जो दृष्टिकोण है उसमें संक्रमण का समर्थन का कार्य करता है। इसलिए हमें आत्म प्रतिबिंब और अभ्यास करना चाहिए। पेशेवर जीवन में नैतिक निरंतरता क्या सुनिश्चित करता है? वह मूल्यों के प्रति जो है आंतरिक प्रतिबद्धता जो है वो करता है। ठीक है। और नैतिक जीवन जो होता है ये समाज को कैसे लाभ पहुंचाता है? नैतिक जीवन जो होता है समाज को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो यह सद्भाव और विश्वास पैदा करके जो है नैतिक जीवन में समाज को लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार हमारे हो चुके हैं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन पूरे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार हम यूनिवर्सिटी से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।